हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो भारतीय इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था तुगलक वंश। और जो तुगलक वंश था वो कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश में हम बात करें तो मैंने आपको एक सबसे आसान तरीका बताया था। तो सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था कि जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। और इसके लिए मैंने बताया था आपको खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। और टी के लिए मैंने आपको बताया था तुगलक वंश। तुगलक वंश। और इसके बाद जो बताया था वो बताया था सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आता है लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। तो हम आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी। देखो, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर ये 5 वंश चले थे। कितने? 5 वंश चले थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। हमने गुलाम वंश को भी कंप्लीट कर लिया, खिलजी वंश को भी कंप्लीट कर लिया। और आज हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने तुगलक वंश को भी कंप्लीट किया था। लेकिन तुगलक वंश में हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों पॉइंटों को समझा था। लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि तुगलक वंश के जो राजा थे वो फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के तीसरे शासक होते हैं। तो तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक। मैंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको जो भी हिस्ट्री बनती है वो मैं आपको समझा चुका। अगर किसी ने पिछली क्लास ना देखी हो तो पिछली क्लास देखें। और मैंने फिरोज शाह तुगलक को समझा दिया था कि 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ये बात क्लियर? लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर फिरोज शाह तुगलक की 1388 ईस्वी में मृत्यु होती है तो इसके बाद आज हम शुरू करते हैं और आज जो हम समझाते हैं वो आज तुगलक वंश का बिल्कुल लास्ट कर देंगे और सैयद वंश को भी आज हम पूरा कर देंगे। तो आज हमारी जो होने वाली क्लास है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक भी और सैयद वंश को पूरा कंप्लीट कर देंगे। बात क्लियर? तो चलते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में हमने आपको समझाया था कि तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, क्या? फिरोज शाह तुगलक। और जो फिरोज शाह तुगलक थी, फिरोज शाह जो तुगलक था उसकी मृत्यु हुई थी 1388 ईस्वी में। कितने में? 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। अगर बात करें 1388 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक इस तुगलक वंश में 5 राजाओं ने शासन किया। कितने राजाओं ने? 5 राजाओं ने शासन किया। लेकिन ये पांचों राजा अयोग्य थे। क्या थे? अयोग्य थे। ये अयोग्य होने के कारण इन्होंने अपने शासनकाल में कोई ऐसे काम नहीं किए जिसकी वजह से इनका इतिहास में ज्यादा नाम मिले। तो अगर बात करें कि सिर्फ 1388 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक 5 अयोग्य शासक बने थे।
लेकिन अगर मैं उनका नाम लिखूं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, तो हमें फिर क्या फायदा, लिखने से फायदा ही क्या होगा, क्योंकि उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते। अब बात करते हैं 1394 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। 1394 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है नरूनुद्दीन। क्या नाम होता है? नरीनुद्दीन। और ये नरूनुद्दीन महमूद होते हैं। ये इस इतने शासन में अपना शासन चलाते हैं 1394 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। लेकिन अगर यही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि अगर पूछ लिया जाए तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नरूनुद्दीन महमूद। ये तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। तो अगला वंश स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश जो चलता है वो चलता है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। लेकिन अगर बात करें सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां से एक मोस्ट जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन होता क्या है? क्वेश्चन ये होता है, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा गुलाम वंश में, और गुलाम वंश के जो शासक होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो वैसे ही सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ऐसे शासक हुए दिल्ली सल्तनत में होने वाले दूसरे शासक जिन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। बात क्लियर? तो सैयद वंश से ही सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर सैयद वंश से आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ यही पूछा गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। बाकी इसके अलावा आज तक किसी एग्जाम में इससे ज्यादा कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन अगर हम बात करें सैयद वंश में जो संस्थापक होते हैं खिज्र खां, ये अपना शासन कब से कब तक संभालते हैं? तो 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया था। 1414 ईस्वी से 1421। लेकिन सैयद वंश चलता कब से कब तक है? सैयद वंश चलता है 1414 से 1451 ईस्वी तक। अब एक अगले शासक होते हैं जिनका नाम होता है मुबारक शाह। चले, अब अगले शासक आते हैं मुबारक शाह। लेकिन मुबारक शाह जो अपना शासन चलाते हैं वो चलाते हैं 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक मुबारक शाह अपना शासन चलाते हैं। लेकिन यही मुबारक शाह ने बहलोल को एक उपाधि दी थी जिसका नाम दिया था खान खाना। तो मुबारक शाह ने उपाधि दी थी, एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का क्या नाम था? खान खाना।
खाने खाना। और ये उपाधि दी किसके लिए थी? तो ये उपाधि दी थी बहलोल के लिए, बहलोल के लिए। बात क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें इनका जो वजीर था, किसका? मुबारक शाह का। तो मुबारक शाह का वजीर कौन था? मुबारक शाह का वजीर कौन था? तो इनका वजीर ही बहलोल था, बहलोल। और ये बहलोल जो था एक अफगानी था। कौन था? अफगानी था। बात क्लियर? चलिए फिर आगे। तो अगर बात करें मुबारक शाह का शासन 1421 से 1434 तक चलता है। इससे आगे चलते हैं। अब 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक अब एक नए राजा आते हैं और वो शासन चलाते हैं, जिनका नाम होता है, क्या नाम होता है? तो इनका नाम होता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने अपना शासन कब से कब तक चलाया था? 1414 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक इन्होंने सैयद वंश में शासन किया था, 1414 से 1445 ईस्वी तक। लेकिन अगर हम बात करें ये मोहम्मद शाह ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? तो इन्होंने, इनका पुत्र था बहलोल। क्या नाम था? बहलोल। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को घोषित किया था। मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र बहलोल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है? तो गाइस समझ में आ रहा होगा। फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक होता है खिज्र खां। लेकिन खिज्र खां का शासन चलता है 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां एक ऐसे सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके बाद अगर हम बात करें, जो खिज्र खां के बाद आते हैं वो अगले शासक बनते हैं जिनका नाम होता है मुबारक शाह। तो मुबारक शाह का वजीर था बहलोल। मुबारक शाह ने ही खान ए खाना की उपाधि दी थी बहलोल को। किसको? बहलोल को। तो बहलोल को एक उपाधि दी थी खान ए खाना की। लेकिन अगर हम बात करें इनका वजीर ही बहलोल था और ये इनका पुत्र भी था। अब हम आगे चलते हैं। जो मुबारक शाह ने किसको खान ए खाना की उपाधि दी थी? बहलोल को। ये बहलोल किसका पुत्र हुआ करता था? तो बहलोल जो था वो था मोहम्मद शाह का। किसका? यहां देखो, मोहम्मद शाह। तो बहलोल जो था मोहम्मद शाह का पुत्र था बहलोल, और इन्होंने ही ये इसका वजीर हुआ करता था। बात क्लियर? लेकिन अगर हम इससे आगे चलते हैं तो इसके बाद पॉइंट मिलता है 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन करता है आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह शासन करते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह ये शासन करते हैं 1445 से 1451 ईस्वी तक। लेकिन अगर हम ये भी बात करें कि अलाउद्दीन जो अगला जो शासन घोषित करते हैं, यानी कि अगला जो शासन संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? बहलोल संभालेंगे। तो इस बात को भी घोषित कर देते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। बात क्लियर? और जो अगला शासक 1451 ईस्वी से एक नए वंश की स्थापना हो जाती है 1451, और 1451 से लेकर
26 तक एक नए वंश की स्थापना होगी, जिस वंश का नाम होगा लोधी वंश। क्या होगा? लोधी वंश। तो लोधी वंश जो एक बहुत अच्छा या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं लोधी वंश से, और लोधी वंश में 3 राजाओं ने शासन किया था। कितने राजाओं ने? 3 राजाओं ने शासन किया था। अगर हम बात करें लोधी वंश, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, लेकिन बहलोल लोधी के बाद अगला शासक बनता है सिकंदर लोधी, जो बहलोल लोधी का पुत्र था। कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी पर लोधी वंश लास्ट हो जाता है, क्योंकि लोधी वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी की जो हत्या करता है वो बाबर करता है। और बाबर जो करता है इब्राहिम लोधी की हत्या, वो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में आक्रमण करता है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश, जो कि अगर बात करें सैयद वंश से कहीं ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा एक लोधी वंश। लोधी वंश मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो गाइस अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लोधी वंश, और लोधी वंश सिर्फ 3 राजाओं पर ही टिका हुआ है। कौन कौन से राजा? फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं। लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश इन 3 शासकों पर चलता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आएंगे तो तीनों शासकों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है वो सिकंदराबाद में हनुमान चौक के पास घास मंडी में सुपर्ब प्लस कोचिंग सेंटर के नाम से हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है। अगर कोई हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में कोई भी स्टूडेंट आना चाहता हो तो आ सकता है। तो हम 3 दिन फ्री डेमो क्लास देते हैं, और डेमो क्लास उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस होगी। हम डेमो क्लास बिल्कुल फ्री कराते हैं और 3 दिन डेमो क्लास होगी। तो ठीक है गाइस, अगर कोई हमारे सेंटर पर ऑफलाइन क्लास लेने आना चाहे तो कोई भी आ सकता है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।